नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बातचीत का दौर जारी है। इस कड़ी में आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दूसरी बैठक होनी है। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को आज अंतिम रूप दिया जा सकता है। खबरों के मुताबिक हरियाणा में आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि उनकी पार्टी की नज़र हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कम 5 सीटों पर है, जो कि ज्यादातर पंजाब की सीमा से लगती हैं। वहीं द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 5 सीटों की आम आदमी पार्टी की मांग कांग्रेस के कई नेताओं को पसंद नहीं आई है। उन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन को देखते हुए उनकी पार्टी आपको सीटें देने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों ने सीट बंटवारे पर चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और साथ ही हरियाणा, गोवा और गुजरात में भी सीटों की मांग रखी है। यह जानकारी पिछली बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को मुंबई में देश के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे और साथ ही वहां की जनता को 30,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आपको बता दें कि यह अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। बात करें इसकी विशेषताओं की तो यह एक 21.8 किलोमीटर लंबा सेतु है। इसे 17,840 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। यह सेतु 16.5 किलोमीटर समुद्र पर तो 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। खबरों के मुताबिक यहाँ 400 कैमरा लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक के दबाव की जानकारी जुटाने के लिए AI आधारित सेंसर भी लगाए गए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 4 शंकराचार्यों ने कथित तौर पर शामिल होने से इनकार किया है। वहीं अब इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस ने भी हाल ही में इस समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। अब ऐसे में 4 शंकराचार्यों के इस कार्यक्रम में कथित तौर पर शामिल ना होने को लेकर कर्नाटक के कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा कि बीजेपी संतों की बात क्यों नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य और संत कह रहे हैं कि राम मंदिर अधूरा है और जिस तरीके से रामलला का प्रतिष्ठापन हो रहा है वो ठीक नहीं है। जब शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हमारे जाने से बीजेपी को क्या फायदा होगा। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्यों नहीं सुन रही। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार 10 जनवरी को उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के प्रमुख शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने घोषणा की थी कि 4 प्रमुख शंकराचार्य राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि यह समारोह पवित्र ग्रंथों के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है। मंदिर का निर्माण पूरा हुए बिना प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है। अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बीजेपी और RSS पर धार्मिक कार्य को पार्टी कार्यक्रम में बदलने का आरोप लगाया, जिससे 140 करोड़ भारतीयों का अपमान हुआ है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव के बयान की भी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर पर शैव और शाक्तों का कोई अधिकार नहीं है। सिद्धरमैया ने कहा कि 4 शंकराचार्यों ने राजनीति के लिए राम मंदिर के दुरुपयोग के विरोध में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया है और कांग्रेस भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी। आलाकमान का यह फैसला सही है, मैं इस फैसले का समर्थन करता हूँ। उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम को भावभक्ति से आयोजित किया जाना चाहिए था उसे राजनीतिक प्रचार में बदल दिया गया है, लेकिन देश की जनता बीजेपी और संघ परिवार की राजनीति को गंभीरता से देख रही है और कभी भी उनके जाल में नहीं फंसेगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने ईद के नाम पर एकत्र किए गए दान का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में आर्टिकल 370 पर दिए गए फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं। दरअसल अदालत ने अपने वर्डिक्ट में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया था। अब इसे लेकर बुधवार 10 जनवरी को अदालत में कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये याचिकाएं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर इकबाल खान और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ने दायर की हैं। केंद्र सरकार ने अलगाववादी संगठन तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर की सभी संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया है
और साथ ही उनके बैंक खाते और वित्तीय लेन देन को भी फ्रीज किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने हाल ही में इन दोनों संगठनों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार यूएपीए की धाराओं में संपत्ति जब्त करने का कार्य राज्य सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर एक बार फिर केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने पार्ले जी बिस्किट से महंगाई बढ़ाना सीखा है। उन्होंने कहा कि पार्ले जी बिस्किट ने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया और पैकेट में बिस्किट कम करते चले गए। ठीक ऐसे ही बीजेपी सरकार भी किसानों से लूटने का काम कर रही है। कभी 45 रुपए की बोरी अब 40 रुपए की और सरकार बना ले तो हो सकता है कि यह बोरी 35 की कर दें, लेकिन पैसा उतना ही वसूलेंगे। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि देश में महंगाई हद से पार हो गई है। उद्योगपतियों का पैसा तो माफ हो रहा है, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे। बता दें कि यह बात उन्होंने लखनऊ में समाजवादी अधिवक्ता सभा के सम्मेलन में कही। कैश फॉर क्वायरी के आरोप में संसद की सदस्यता से निलंबित की गई टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सरकारी आवास खाली करने के लिए कल गुरुवार को दूसरा नोटिस भेजा गया है। टीएमसी नेता को 16 जनवरी तक इस नोटिस का जवाब देना है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा सूत्रों के हवाले से दी गई। बता दें कि संसद से निष्कासित किए जाने के बाद आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत संपदा निदेशालय ने महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। हालांकि महुआ मोइत्रा ने नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपनी याचिका में अनुरोध किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों तक उन्हें अपने सरकारी आवास पर कब्जा बरकरार रखने की अनुमति दी जाए। वहीं अब इस मामले में टीएमसी नेता को सरकारी बंगला खाली करने का दूसरा नोटिस भेजा गया है। इजराइल हमास में बीते 3 महीनों से जारी युद्ध को लेकर दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के समक्ष रखा है। दक्षिण अफ्रीका के वकीलों ने इजराइल के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि गजा को तबाह करने के निर्देश इजरायली सत्ता के शिखर से आ रहे हैं। साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने अदालत से आग्रह किया है कि वह इजराइल को गजा में सैन्य अभियान रोकने का आदेश दे। दक्षिण अफ्रीका की वकील ने कहा कि इजराइल जिस तरह से अपने सैन्य अभियान को अंजाम दे रहा है, उससे उसका नरसंहार का मकसद स्पष्ट होता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने इन आरोपों को आधारहीन करार दिया है। साथ ही बता दें कि यूएन की ये अदालत इस मामले में कोई फैसला सुनाने की बजाय केवल अपनी राय पेश करेगी। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जहां कुछ पार्टी नेताओं ने आलाकमान के इस फैसले पर आपत्ति जताई है, तो वहीं कुछ नेता पार्टी के इस फैसले का बचाव कर रहे हैं। और अब इसी क्रम में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कल गुरुवार को अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि कितने लोगों ने निमंत्रण स्वीकार किया है, किसी भी प्रतिष्ठित धार्मिक नेता ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक जिस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ हो, वहाँ किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इसे अशुभ माना जाता है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि शिवसेना, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआईएम जिन राजनीतिक दलों को निमंत्रण मिला है, उनमें से कौन शामिल हो रहा है। बाबरी मस्जिद विध्वंस का नेतृत्व करने वाली शिवसेना ने भी इनकार कर दिया है। भगवान राम सबके हैं, हमें मंदिर की यात्रा करने में खुशी होगी, लेकिन पहले निर्माण पूरा होने दें। वे इसे भाजपा और वीएचपी के कार्यक्रम में बदल रहे हैं। संसद का संक्षिप्त बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जा सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी और 1 फरवरी को सरकार अंतरिम बजट पेश कर सकती है और बाद में सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित उच्च स्तरीय समिति को एक पत्र लिखा है। कल गुरुवार को लिखे गए इस पत्र में उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी असहमति जाहिर की है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 1952 में केंद्र और राज्य स्तर के चुनाव साथ हुए थे। ये कुछ साल तक साथ होते रहे, लेकिन फिर समय के साथ इसमें बाधाएं आ गईं। टीएमसी प्रमुख ने आगे कहा कि मुझे ये बताते हुए खेद हो रहा है कि मैं वन नेशन वन इलेक्शन के विचार पर सहमत नहीं हूँ। हम आपके प्रस्ताव से असहमत हैं। मैं ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से वन नेशन यानी एक देश का मतलब समझती हूँ, लेकिन इस मामले में इसके संवैधानिक
और ढांचागत मतलब को नहीं समझ पा रही हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय संविधान वन नेशन वन गवर्नमेंट के विचार को मानता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक इस विचार के मूल तत्व सुलझ नहीं जाते तब तक किसी विचार पर पहुंचना मुश्किल है। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। बता दें कि भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 158 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 17.3 ओवर में 4 विकेट गंवाकर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और अब इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। साथ ही बता दें कि इस मैच में शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने अहम भूमिका निभाई। वहीं अब सीरीज का दूसरा मैच 14 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। स्टॉक मार्केट आज शुक्रवार 11 जनवरी को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 57 अंक उछलकर 21,750 के पास ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 325 अंक ऊपर 72,070 के पार पहुंच गया है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 47,500 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।